बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है, एक मिनट, वो मेरा ख्याल है अमन लीव कर गया, दोबारा से होस्ट बनाना पड़ेगा सर उसको। मैंने लीव नहीं किया, आप काइंडली कंटिन्यू करें, मैंने आपको ही होस्ट बना दिया। अच्छा, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर नंबर 3 है एवरीडे साइंस का, वो हमारा है एनवायरमेंटल साइंस की बेसिक्स पे। अब के लेक्चर्स में हम हर सब्जेक्ट की बेसिक्स देखते जाएंगे आगे तक ना। पहले दो लेक्चर में तो मैंने आपको सोलर सिस्टम और जो है अर्थ मून का रिलेशनशिप और सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स वगैरह के बारे में बताया था। इस लेक्चर के अंदर हम एनवायरमेंटल साइंस की बेसिक्स देख लेते हैं, जो एवरीडे साइंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, जिस ये जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो जितना ये सराउंडिंग है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें लिविंग थिंग्स भी रहती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी रहती हैं। ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं, ए बायोटिक और बायोटिक पार्ट। ए बायोटिक पार्ट से क्या मुराद है? ए बायोटिक पार्ट से मुराद है नॉन लिविंग चीजें, जो बेजान चीजें हैं। उसमें क्या क्या आ जाता है? वाटर आ जाता है, एयर आ जाती है और लैंड आ जाती है। वाटर का जो कंपार्टमेंट बनता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने दुनिया के अंदर ओशियन मौजूद हैं, सीज मौजूद हैं, रिवर मौजूद हैं, अगर इनको हम अकोमोलेटिव कहें तो इनको हम हाइड्रोस्फीयर भी कह सकते हैं। हाइड्रो मैंने वाटर, स्फीयर एरिया, के ज़मीन के ऊपर जितना एरिया वाटर ने घेरा हुआ है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कह लेंगे। उसके बाद ज़मीन के ऊपर जो ब्लैंकेट है गैसेस का, कल भी एटमॉस्फेयर की हम लेयर्स पढ़ रहे थे कि ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं तो ऊपर तक जो है एग्जोस्फीयर से पहले पहले डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं गैसेस की। ठीक है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जिस ज़मीन के ऊपर हम रह रहे हैं, जिस पे हम खड़े हैं, उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। लैंड जिसके ऊपर हम रहते हैं, क्योंकि ज़मीन की जो लेयर है, पहली लेयर, उसको लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, तो इसलिए इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये तो सारी वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गई, ये नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं, इनमें जान नहीं है, तो इनको हम ए बायोटिक कंपोनेंट कह देते हैं। ठीक है, बायो मैंने होता है लाइफ, ए उसके साथ लगा दिया तो नॉन लिविंग हो गया, नॉन लिविंग चीज़ें। जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पे आ जाता है हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, दूसरे नंबर पे एयर यानी कि एटमॉस्फेयर, और तीसरे नंबर पे लैंड जो ज़मीन है उसको हम कह देते हैं लिथोस्फीयर। ये हो गया ए बायोटिक कंपोनेंट। उसके बाद अगर हम देख लें बायोटिक कंपोनेंट को, बायो मैंने लाइफ, तो लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं? यहाँ पे प्लांट हैं, वो लिविंग है, एनिमल्स हैं, वो लिविंग है, और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फिर डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, अल्जी, फंजाई, बैक्टीरिया, और जो मतलब आम आंख से नज़र नहीं आते उनको हम फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं। ये तीन टाइप के जो मेजर बायोटिक कंपोनेंट में है, वो तीन टाइप की थिंग्स आ जाती हैं, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगली स्लाइड पे आइएगा। और ये जिस तरह दो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, एनवायरनमेंट बना रही हैं हमारा, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में मिलके, इनको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। उन रिसोर्सेज को हम जो है दो तरह से डिवाइड करते हैं। ये रिसोर्सेज भी आम तौर पे जो हैं वो नॉन लिविंग ही होते हैं, ये नॉन लिविंग कंपार्टमेंट में ही आते हैं। तो वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो हम अपने सर्वाइवल और कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं? इनमें दो टाइप के होते हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज से क्या मुराद है? हम सॉइल यूज़ करते हैं, मिट्टी यूज़ करते हैं, एयर, सनलाइट, वाटर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ये मतलब जो हमें कुदरत की तरफ से आम तौर पे दी गई हैं, और ये रीन्यूएबल इनको इसलिए कहते हैं कि ये दोबारा से, जैसे सूरज की रोशनी है उसमें कोई कमी वाक़या तो नहीं हो रही। ठीक है, आसमान से जो रोशनी आ रही है सूरज की, और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, और उसमें कोई वो कमी नहीं आ रही, और ये रिसाइकल भी हो जाती है। ठीक है, अब
जो सूरज से आती है हीट, वो 1% सिर्फ यूज होती है, जमीन पे 99% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और अगले दिन सूरज जो है वो दोबारा उतनी ही रोशनी दे रहा है। ठीक है, इनको हम जो है रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ये दोबारा जो है दोबारा से मौजूद ही अपने आप को कंप्लीट कर लेती हैं ये चीजें। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ऑयल है, कोल है, गैस है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है। अब हम ज़मीन से ये चीज़ें निकालते जा रहे हैं, जैसे ऑयल निकालते जा रहे हैं, तो ऑयल दोबारा से वहाँ पे दोबारा नहीं मौजूद हो रहा, और एक दफ़ा ये कम्बस्ट हो गया, इसको हमने जला लिया तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऑयल आप हम ज़मीन से निकालते हैं, उसको पेट्रोल की शक्ल में फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ कर लेते हैं, तो वो ख़त्म हो जाता है। और आहिस्ता-आहिस्ता जो इसका एक लेवल है, ज़मीन के अंदर एक ख़ास मिकदार में ही ऑयल होगा ना, या कोल जो है, ये कोयला जो होता है या गैस जो है, ये चीज़ें ख़ास मिकदार में होंगी। निकालते हैं तो ये तो नहीं है कि वो दोबारा से खुद ही पूरी हो जाती हैं, और निकालने के बाद इनको हम जब यूज़ करते हैं तो ये ख़त्म हो जाती हैं, दोबारा रिसाइकिल नहीं होती। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ में आ जाता है। ये वाली स्लाइड देने का मकसद ये है कि अक्सर वो पूछ लेता है किसी भी एक इनमें से टर्म दे के कि कोल जो है वो कौन-सा सोर्स है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। अच्छा, कोर्स के ना पार्ट होते हैं कुछ, जैसे पेपर आना होता है ना, उसके पार्ट्स होते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत ईज़ी होती हैं, वहाँ से भी उसने पेपर उठाना ही उठाना है, और बात चीज़ें होती हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं, वहाँ से भी उसने पेपर उठाना ही उठाना होता है। तो ये वो वाला पार्ट है जहाँ से उसने पेपर उठाना है, और बिल्कुल मतलब बेसिक टर्म है। साइंस के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी टर्म्स हो जाते हैं। आर्ट्स वालों के लिए हो सकता है थोड़ी-सी उनको डिफ़िकल्टी आती हो कि रिन्यूएबल सोर्सेज़ कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज़ कौन से हैं, हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं, लिथोस्फीयर किसको कहते हैं, एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं। हालाँकि ये मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अच्छा, रिसोर्सेज़ के बाद हम देख लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन को, कि चीज़ों की ऑर्गनाइज़ेशन कैसे है। नीचे से ऊपर की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले एक इंडिविजुअल बेस पे होगा, ठीक है? इंडिविजुअल किसको कहते हैं? पूरे एक ऑर्गेनिज़्म को कहेंगे। जैसे हम खुद एक पूरे जो हैं वो इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल के पास स्पीशीज़ आ जाता है। स्पीशीज़ क्या होती है? वो चीज़ें जो एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हों, आपस में ब्रीडिंग करती हों, मेटिंग करती हों, और ऑफ़स्प्रिंग पैदा करती हों, बच्चे पैदा करती हों। ऑफ़स्प्रिंग होता है बच्चे पैदा करना। तो एक टाइप की चीज़ें, मतलब जैसे होमो सैपियंस है, हम ह्यूमन्स हैं, वो आपस में जो है मेटिंग करते हैं और बच्चे पैदा होते हैं, तो हम एक स्पीशीज़ में आते हैं। इस तरह मंकीज़ हैं, वो आपस में मेटिंग करेंगे, बच्चे पैदा होते हैं, तो वो अलग स्पीशीज़ के अंदर आ जाएँगे। तो स्पीशीज़ वो होती है जो एक तरह के होते हैं, और आपस में जब वो मेटिंग करते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं। ये इंडिविजुअल से बड़ा लेवल आ जाता है, ठीक है? उसके बाद तीसरा देख लें, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ गिवन स्पीशीज लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए और स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। इस बात से क्या मुराद है? इस बात से मुराद ये है पॉपुलेशन की, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2021 में ऑलमोस्ट 22 करोड़ है। ठीक है, ये एक मैंने फिक्रा बोला कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2022 में ऑलमोस्ट 22 करोड़ है। लेकिन अगर इसको हम बोलते हैं कि 1990 में कितनी है, तो 1990 में ज़ाहिर बात है कुछ और पॉपुलेशन का फिगर होता। तो एक तो टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, कि ख़ास टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि इस टाइम पे 1990 में, 2000 में, 2010 में, 2020 में, टाइम आपको स्पेसिफिक करे करना पड़ेगा पॉपुलेशन को बयान करने के लिए। दूसरे नंबर पे आपको एरिया भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस एरिया की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो हो सकता है कि पॉपुलेशन का आप वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर लें, पूरी दुनिया की बात कर लें, लेकिन आप साथ में लफ्ज़ वर्ल्ड लगाएँगे, कोई एक जगह को स्पेसिफाई ज़रूर करेंगे, ठीक है? लिविंग स्पीशीज़ इन ए स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और एक ही स्पीशीज़ होगी, उसको पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है? जैसे हम या ये कह लेंगे जी इस फलाँ फ़ॉरेस्ट में, छांगा-मांगा फ़ॉरेस्ट में जो है जी इतने मंकीज़ रहते हैं, इस टाइम पे, ठीक है? जो है 2021 में इस वक़्त इतने मंकीज़ मौजूद हैं। तो वो एक हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, एक स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं।
तो वो चीज क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। ये स्पीशीज से बड़ा लेवल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या चीज होती है? इधर डिफरेंट स्पीशीज रह रही होती हैं, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो गिवन टाइम पीरियड होगा, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, लेकिन जो स्पीशीज होंगी वो एक से ज्यादा होंगी। जैसे हम बात करते हैं एक कम्युनिटी है जी, वहाँ इंसान भी रह रहे हैं, प्लांट्स भी हैं वहाँ पे, कोई एनिमल्स वगैरह भी हैं, लोगों ने डॉग्स रखे हुए हैं, कैट्स रखी हुई हैं, पेट्स रखे हुए हैं, वो सारी एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, कि फलां कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में जो ब्रीक सा, जो थिन सा जो है डिफरेंशिएशन, वो क्या है? पॉपुलेशन में सिर्फ एक स्पीशीज की बात होगी, कि सिर्फ इंसान, या सिर्फ आप कह लें कि मंकीज, या सिर्फ जो है लाइन्स, एक। लेकिन कम्युनिटी, जैसे हम कहते हैं यार इस कम्युनिटी के अंदर ये चीज लोग रहते हैं, इस कम्युनिटी के ये अज्जा हैं, तो कम्युनिटी में एक से ज्यादा स्पीशीज रहती हैं, डिफरेंट टाइप की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो इंसान भी हो सकते हैं, उनके साथ जो है कोई पेट एनिमल्स भी रह सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स भी रह सकते हैं, तो वो एक कम्युनिटी कहलाएगी। ठीक है, एज ए होल। और उसके बाद उससे बड़ा टर्म आ जाता है इकोसिस्टम। इसमें सारा कुछ ही आ जाता है इकोसिस्टम में। ठीक है, ये डेफिनेशन देख लीजिए आप, बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरएक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक, ये सारा कुछ आ जाएगा। और ये जो इकोसिस्टम होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एक्वेटिक से मुराद पानी से रिलेटेड, एक्वा पानी, तो पाउंड्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, स्ट्रीम्स, लेक्स, सी, ओशियन, ये डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स हैं। ठीक है, और इकोसिस्टम की दो टाइप्स हैं, एक है एक्वेटिक जो पानी से रिलेटेड है, दूसरी है टेरेस्ट्रियल जो जमीन से रिलेटेड है। टेरेस्ट्रियल के अंदर डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ग्रासलैंड और प्लेन्स। मतलब कि इकोसिस्टम क्या चीज है? कि एक खास किस्म का एरिया जहां पे इंटरेक्शन हो रहा है डिफरेंट लिविंग चीजों का नॉन लिविंग चीजों के साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पाउंड है, एक दरिया है, उस दरिया में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं उनका आपस में एक इंटरेक्शन है ना, उसको हम एक इकोसिस्टम में डाल देते हैं, ये एक इकोसिस्टम है। ठीक है, ये दरिया एक अलग से इकोसिस्टम है, इसके अंदर जो है वो ये सारी चीजें रह रही हैं और नॉन लिविंग चीजों के साथ ये इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक हो गया, इनकी डेफिनेशन आ जाती हैं, बास का डेफिनेशन दे के वो नीचे पूछ लेता है ये जो डेफिनेशन है ये किसके ऊपर पूरी उतरती है, स्पीशीज पे, पॉपुलेशन पे, कम्युनिटी पे, या इकोसिस्टम पे। वो आपको इनका डिफरेंस पता होगा तो आप पिन पॉइंट करेंगे एमसीक्यू में कि ये वो कौन सी वाले टर्म की बात कर रहा है और इससे क्या मुराद है। उसके बाद आ जाता है बायोम। ठीक है, बायोम क्या चीज है? 5 टाइप के बायोम होते हैं, देखिएगा। A set of ecosystem sharing similar properties with their abiotic factors adapted to their environment। ये 5 टाइप के बायोम होते हैं, मतलब कि वो सारे इकोसिस्टम्स जो एक तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं वो बायोम में, ये लार्जर एक, हम शुरू हुए हैं स्मॉलर दर्जे से और लार्ज की तरफ हम जाते जा रहे हैं, और जो सबसे लार्ज दर्जा है वो बायोम है। फॉर एग्जाम्पल एक रिवर है, रिवर जेलम है, वो एक जगह मौजूद है। रिवर इंडस है, वो एक जगह मौजूद है। जब हम सिर्फ अकेले अकेले रिवर की बात करेंगे तो वो इकोसिस्टम में आएगा। ठीक है, एक रिवर झेलम है, एक रिवर चनाब की आप बात कर लें, ये दोनों अलग अलग इकोसिस्टम है। लेकिन जब हम बायोम की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि झेलम और चनाब चूंकि दोनों ही रिवर हैं, पानी से रिलेटेड है, इनकी प्रॉपर्टीज काफी सारी जो हैं वो एक जैसी हैं, तो हम कहेंगे ये पानी वाले जितने अज्जा हैं ना, ये एक बायोम है। ठीक है, चाहे वो दुनिया में किसी जगह भी मौजूद हो। तो हम 5 मेजर बायोम की बात कर लेते हैं। एक्वेटिक सारी लाइफ जो पानी में रहती है उसको एक तरफ कर लेते हैं, डेजर्ट्स की लाइफ को एक तरफ, ग्रासलैंड को एक तरफ, टंड्रा को एक तरफ, और फॉरेस्ट को एक तरफ। हाँ जी, ये आपने थोड़ी सी और मुश्किल डेफिनेशन कर दी, पहली वाली समझ नहीं आ रही,
आपने अंदर नई साइंस बताई है। ये भी वैसे अच्छी डेफिनेशन है, इसको मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, ये सारे टर्म्स को, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। इसके अंदर हम शुरू हुए छोटे लेवल से। ये सबसे पहले एक बंदा आ जाता है, एक इंडिविजुअल आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को लगा लें, आप एक इंडिविजुअल है। उससे अगला लेवल आ जाता है शिपीशीज। शिपीशीज वो, फॉर एग्जाम्पल आप इंसान है, आप अपनी शिपीशीज लगा लें कि हम इंसानों से रिलेटेड है ना, हम होमोसैपियंस है। हम आपस में जो है वो ब्रीडिंग करते हैं, जिसके नतीजे में बच्चे पैदा होते हैं। तो हमारी एक शिपीशीज है, ह्यूमन एक शिपीशीज में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होगा, सिर्फ एक स्पीशीज, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, वो किसी खास वक्त में खास जगह पे रहते हैं। जैसे पॉपुलेशन सेंसिस होता है, मर्दमशुमारी होती है, हम कोई एक चीज गिन रहे होते हैं ना, इंसानों को गिन रहे होते हैं। या अगर लाइफ स्टॉक में होता है तो वो लाइफ स्टॉक एनिमल्स की स्पीशीज को हम गिन रहे होते हैं, सेंसिस कर रहे होते हैं, जो है वो माल शुमारी कर रहे होते हैं। इसमें एक स्पीशीज होती है पॉपुलेशन। उसके बाद हमने देखा कि अगर स्पीशीज ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा स्पीशीज हो जाएं, दो हो जाएं, कि इंसान भी इकट्ठे रह रहे हैं, उनके पेट एनिमल्स भी इकट्ठे रह रहे हैं, और उनको हमने इकट्ठा डिफाइन करना है, ठीक है। तो उसको हम कम्युनिटी में डिफाइन कर लेते हैं कि ये जी कम्युनिटी बन गई है, यहाँ पे पेट्स भी रह रहे हैं, इंसान भी रह रहे हैं, ये एक कम्युनिटी है। उसके बाद उससे अगले लेवल पे जाना हो तो उसको हम कह देते हैं इकोसिस्टम। उसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट दोनों को देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि ये रह कहाँ पे रहे हैं। ये आया कि पानी में रह रहे हैं, किसी डेजर्ट में रह रहे हैं, किसी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं, और वो स्पेसिफिक फॉरेस्ट, वो स्पेसिफिक डेजर्ट होता है, कोई खास जगह होती है। जैसे हम मोस्टली पंजाब के मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो हम प्लेन्स की बात करेंगे जी, हम प्लेन्स में रहते हैं, ये हम टेरेस्ट्रियल प्लेन्स में रहते हैं। अगर कोई हमसे इकोसिस्टम पूछेगा तो हम कहेंगे हम टेरेस्ट्रियल है, हम जमीन पे रहते हैं और प्लेन्स में रहते हैं, मैदानी इलाके में रहते हैं हम सब लोग। ये हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है। और उससे बड़ा लेवल बायोम हो जाता है कि जितनी जगह पूरी दुनिया में, यहाँ ऊपर हम सिर्फ बात कर रहे थे कि पंजाब के इकोसिस्टम की, कि पंजाब का इकोसिस्टम ऐसा है, इसकी ये खसूसियात है, और हम सारे लोग पंजाब के अंदर रहते हैं, कोई अपर पंजाब में, कोई लोअर पंजाब में, इस तरह करके, ठीक है। और ये खसूसियात है। बायोम इससे बड़ा दर्जा हो जाता है कि एक चीज जो जहां भी मैदानी इलाकों में रह रही है, चाहे वो पाकिस्तान में रह रही है, चाहे वो अमेरिका में रह रही है, चाहे वो कनाडा में रह रही है, वो सारे एक ही, जो उनकी खसूसियात सेम है अगर सारे सिस्टम की, तो वो एक ही बायोम है। और बायोम टोटल सिर्फ 5 है। इकोसिस्टम तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, इकोसिस्टम तो लाखों की तादाद में हो सकते हैं, लेकिन बायोम टोटल 5 ही रहेंगे, कि जहां भी लाइफ पानी में रह रही है, पानी का इंटरेक्शन है, वो एक्वेटिक है। जहां पे डेजर्ट है, सहरा है, वो डेजर्ट्स में, इस तरह ग्रास लैंड्स में, फिर टंड्रा में, और फिर फॉरेस्ट में। टंड्रा जो है आई थिंक होता है ये खास किस्म का, ये भी एक इकोसिस्टम होता है, यहाँ की खसूसियात होती हैं, इस तरह के दरख्त होंगे, इस तरह का। ये देखिएगा टंड्रा की डेफिनेशन देखिएगा टंड्रा की क्या है। मेरे ख्याल से ये भी एक खास किस्म का एनवायरनमेंट है, खास एरिया से रिलेटेड है। यहाँ की खसूसियात अलहदा होती हैं, ग्रास लैंड से रिलेटेड है, दरख्त शरख्त होते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी खसूसियात ग्रास लैंड और फॉरेस्ट से इसकी अलग होती है। ये क्लियर हुआ? और ये एक स्टूडेंट ने इसकी डेफिनेशन भी दी है, ये भी चाहे आप लिख लें। बायोम्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज दैट हैव फॉर्म्ड इन रिस्पांस टू ए शेयर्ड फिजिकल क्लाइमेट। एक जैसा क्लाइमेट होगा, ठीक है। बायोम वो कहते हैं, इकरा लियाकत कह रही हैं। अच्छा, सबसे पहले किसने कहा है? उजमा ट्री से रिलेटेड। हाँ, ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे ग्रास लैंड अलहदा होती है, फॉरेस्ट अलहदा होती है ना, इस तरह टंड्रा भी एक पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, बायोम एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल बोथ हैं इसमें। बायोम में बिल्कुल एक्वेटिक भी आते हैं और टेरेस्ट्रियल भी आते हैं, और मजीद टेरेस्ट्रियल की भी आगे डिवीजन है। और बायोम में हमेशा ये 5 डिवीजन कर दी साइंसदानों ने कि यही 5 रहने हैं, ठीक है। जिसके अंदर वो आपको बता रहा है कि एक्वेटिक होगा, ग्रासलैंड होगी, और ये 5 हैं, ये 5 ही रहने हैं। ओल्डेस्ट बायोम, ओल्डेस्ट बायोम आई थिंक ये जो है अंटार्कटिका को ही कहते हैं। पूछ रहे हैं, बता रहे हैं।
ट्री ग्रोथ इज हिंडर्ड बाय लो टेम्परेचर इन टंड्रा, बिल्कुल ठीक है। ट्रीलेस रीजन टंड्रा, ट्रीलेस प्लेन है। हाँ, ये जैसे ये भी मेरा ख्याल टंड्रा में आता है, जो हमारा अंटार्कटिका है ना, 7वां कॉन्टिनेंट, वहाँ छोटे छोटे दरख्त, छोटी छोटी चीजें, तो वो टंड्रा के अंदर आ जाती है। ट्रीलेस, ट्रीलेस तो नहीं कह सकते, शब्ज टाइप्स इधर होती हैं। अच्छा, बायोस्फीयर की बात करते हैं। शुरू में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप के स्फीयर थे, एटमॉस्फेयर था और हाइड्रोस्फीयर था, इस तरह। ये बायोस्फीयर ये बिगेस्ट लाइफ सपोर्टिंग जोन होता है। बायो मैंने लाइफ, स्फीयर मैंने एरिया, जहाँ पे मतलब जो है लाइफ मौजूद हो। ये देखिएगा, ये बायोस्फीयर जब ये सारी चीजें इंटरेक्ट कर रही हैं, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर किससे रिलेटेड था? लैंड से रिलेटेड। हाइड्रोस्फीयर पानी से रिलेटेड था। एटमॉस्फेयर हवा से रिलेटेड था। ठीक है, जमीन, पानी, हवा, ये सारे मिल के जब इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक बड़ा बना रहे हैं, ये मतलब एक उसने जोन बना दिया बायोस्फीयर के, जहाँ पे जिंदगी पॉसिबल है। किन चीजों की मदद से पॉसिबल है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की मदद से। मतलब कि तीनों नॉन लिविंग थी जो कंपार्टमेंट्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और लिविंग कंपार्टमेंट जो लिविंग चीजें हैं, वो मिलके क्या बना लेती हैं? बायोस्फीयर बना लेती हैं। इनका जब इंटरेक्शन होता है, ये पॉइंट वाइज देखते जाइएगा, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट का, तो एनर्जी और फूड का आपस में ट्रांसफर होता है। जैसे हम नॉन लिविंग चीज़ों से जो है वो फीड लेते हैं, लिविंग से भी लेते हैं, नॉन लिविंग से भी लेते हैं। लिविंग से जैसे हम एनिमल से जो फीड लेते हैं, प्लांट से, ये लिविंग में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम मतलब मिनरल्स और वो लगा लें, वो नॉन लिविंग चीज़ों से हम लेते हैं जो एनर्जी है। और इकोसिस्टम जो है वो बायोस्फीयर का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इकोसिस्टम लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। ये इकोसिस्टम पीछे भी हमने देख लिया था, वही बात रिपीटेड है यहाँ पे बायोस्फीयर में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो जमीन से रिलेटेड होंगे, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स हैं, हिल साइड्स हैं। और एक्वेटिक कौन से होते हैं? जो पानी से रिलेटेड होते हैं, पाउंड्स हैं, रिवर्स हैं, सी कोस्ट हैं और ओशियंस हैं। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ये बता रहे हैं कि हाइडल जो है वो चीपेस्ट सोर्स है एनर्जी का। जी, हाइड्रोस्फीयर पे आ जाए। हाइड्रोस्फीयर क्या होगा? वाटर कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज नाउन एज हाइड्रोस्फीयर। पीछे भी इसकी बात हो रही थी, ठीक हो गया। और वाटर जो है वो कितने परसेंट कवर करता है? 71%। जमीन में जो जमीन को कवर करता है वो 71% करता है वाटर। अच्छा, इसमें फाइन शेड है बाज का, वो 70, 71, 72 इस तरह भी पूछ लेते हैं, और मोस्टली बच्चे 70 पे लगाते हैं, क्योंकि 70 ही पढ़ते आ रहे हैं हम बचपन से, जो बुक्स में है ना। लेकिन जो मोर प्रिसाइजली है, ये 71% है। ये एक एग्जाम में आया भी था इसी तरह, 70, 71, 72 इस तरह। तो 71% पानी मौजूद है, 29% अर्थ है। ठीक है, लिथोस्फीयर है, जिसको हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं, लैंड कह रहे हैं। और जो पानी है, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं, वो 71% है। और हाइड्रोस्फीयर भी जो है, पानी भी मोशन में होता है हर वक्त। ठीक है, लेकिन वो मोशन इतनी मतलब बास तो नजर आती है कि पानी मूव कर रहा है ओशियंस वगैरह में, बाद हमें नहीं नजर आ रहा कि वो मूव नहीं, हालांकि ये भी मोशन करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर देखिएगा क्या है, बायोलॉजिकल इसके बेनिफिट्स हैं। बहुत से बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो इसकी मदद से हो रहे हैं। 65 से 60% जो बॉडी का हिस्सा होता है वो वाटर पे मुश्तमिल होता है। तो वाटर के बगैर तो जो है वो लाइफ मुमकिन ही नहीं है। तो बायोलॉजिकल जितने भी फंक्शन हो रहे हैं बॉडी में, उधर पानी अपना कहीं ना कहीं हिस्सा मिला रहा है। एग्रीकल्चर के अंदर पानी का यूज है। ये प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन में यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज है। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। ये तो जनरल है, इसमें से एमसीक्यू में नहीं बनेगा। ऊपर वाले में से एमसीक्यू बन सकता है, ये हाइड्रोस्फीयर में से।
इसमें नीचे वाले में से तो मुश्किल ही है कि कोई एमसीक्यू बनाए। ये देखिएगा, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है हाइडल पावर जनरेशन जो है। पीछे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सोर्स होते हैं, रीन्यूएबल होते हैं और नॉन रीन्यूएबल होते हैं। ठीक है, रीन्यूएबल के अंदर हाइड्रल पावर जनरेशन, जो पानी से बिजली पैदा होती है, और वो पानी ज़ाया तो नहीं ना हो गया, उस पानी में से कुछ निकल तो नहीं ना गया, ठीक है, वो दोबारा यूज हो जाता है। तो उसको इसीलिए हम रीन्यूएबल कहते हैं कि दोबारा से यूज हो जाना, दोबारा से न्यू हो जाना। लेकिन अगर इसी की जगह कोई पेट्रोल हो जिसकी मदद से जो है फर्नेस ऑयल की मदद से बिजली पैदा हो रही है, तो फर्नेस ऑयल तो एक दफा खत्म हो गया ना, वो दोबारा से रिप्रोड्यूस तो ना हुआ, वो फिर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आ जाता है। ठीक है, तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में वो आता है जो दोबारा से रिसाइकल हो जाता है, दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसका लेवल कम नहीं हो रहा उस हिसाब से। डोमेस्टिक यूज में, घर के यूज में इस्तेमाल हो जाता है। अब ये वाले पॉइंट जो हैं ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है। ये वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है उसमें। ठीक है, जो वाटर है 100, अगर उसके यूनिट आप लगा लें, वैसे तो 71% है ना, लेकिन अब हम जनरल वाटर की बात कर रहे हैं कि वो 71% कहीं भी मौजूद है, उसके 100 अगर यूनिट है, ठीक है, वाटर के, उसमें से 97% वाटर जो है वो सेलाइन है, साल्टी है, पीने के काबिल नहीं है, 97%। ठीक है, और 100 में से 90 गया तो पीछे कितना रह गया, 3% रह गया बाकी। ये नीचे 3% जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, जो पीने के काबिल है। जो जमीन पे टोटल पानी मौजूद है, देखे ना, ज्यादा समुंदर मौजूद हैं, बड़े बड़े समुंदर हैं, इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, और सदर्न ओशियन है, ये वो वहां पे ज्यादा पानी मौजूद है। और वो जो ओशियन का पानी होता है वो आमतौर पर साल्टी होता है, वो पीने के काबिल नहीं है। तो वो 97% है, जो पीने के काबिल पानी है वो सिर्फ 3% है। उस 3% पानी की, जो 3% पानी पीने के काबिल है, उसकी आगे डिवीजन देख लें वो कैसे है। उस 3% में 68% पानी ग्लेशियर्स में मौजूद है, 30% पानी जमीन के अंदर मौजूद है, और सिर्फ 1.2% पानी सरफेस फ्रेश वाटर की सूरत में मौजूद है। ठीक है, देखिएगा, जो 3% पानी मौजूद है पीने के लिए हमारे, उसमें से भी 68.7% पानी ग्लेशियर्स पे है, बर्फ की शक्ल में आइस कैप्स पे, ग्लेशियर्स पे जमा हुआ है। और 30% उसका पानी अंडरग्राउंड वाटर है, ये जो नलके वगैरह से भी निकालते हैं या मोटर्स वगैरह से जो हम निकालते हैं, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे जो पानी होता है वो 30% है किसका, 3% वाटर का। और 1.2% वाटर एक्सेसिबल है जो ऊपर जमीन के मौजूद है फ्रेश वाटर की सूरत में। आगे उस 1.2% की बात की गई है कि उस जो ये वाला 1.2%, ये 87% लेक्स की सूरत में और 11% पाउंड्स की सूरत में मौजूद है, और 2% रिवर की शक्ल में मौजूद है। ये एक डिवीजन की गई है वाटर की, मजीद से मजीद, मजीद से मजीद तक। इसको जरा देख लीजिएगा, दोबारा थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि वाटर अगर दुनिया में मौजूद है 71%, टोटल दुनिया में 71% मौजूद है, उसको हम लगा लेते हैं 100 यूनिट है, वो 100 यूनिट है, उसमें से 97 यूनिट वाटर के, 97 जो है वो ओशियन की सूरत में मौजूद है, वो पानी हमारे पीने के काबिल नहीं है। बाकी पीने के काबिल पानी कितना रह गया दुनिया में, 3%। उस 3% की हमने बात की यहाँ पे। उन उस 3% पानी में जो पीने के काबिल है, 68% ग्लेशियर्स हैं, 30% पानी अंडरग्राउंड है, 1.2% पानी जो है वो सरफेस फ्रेश वाटर है, और वो 1.2% पानी जो
सरफेस फ्रेश वाटर है वो लेक्स और पाउंड्स की सूरत में मौजूद है। ये अभी फौरी तौर पे आपको याद तो नहीं होना, लेकिन बाद में जब आप स्लाइड देखेंगे तो समझ आनी चाहिए। दोबारा आप इस स्लाइड को पढ़ें तो आपको पता होगा इस पे लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ये ऐसे डिवीजन की गई है पानी की, ऊपर से नीचे की तरफ आती जा रही है। पहले हमने 100% की बात की कि उसमें से 97% का ये हशर हो गया है, 3% का ये हशर है, और उस 3 में से 1.2% पानी का ये हशर है। ठीक है, आगे चलते हैं वाटर के बाद। पोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पोल्यूशन क्या होती है? अनडिजायरेबल चेंजेस, पोल्यूशन आलूदगी, सिंपल, अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। देखें एक एनवायरनमेंट है हमारे इर्द गिर्द जिसका बायोटिक और एबायोटिक हिस्सा है, उसके अंदर अनडिजायरेबल चेंजेस आ गई हैं। वो चेंजेस जो हम नहीं चाहते, वो चेंजेस फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे ऊपर नेगेटिव असरात आते हैं। ऐसी चेंजेस पोल्यूशन होगी ना, पोल्यूटेंट आ गया एक, आलूदगी कर दी उसने। ठीक है, अब वो लैंड पोल्यूशन की सूरत में भी हो सकता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये डिफरेंट टाइप्स हैं पोल्यूशन की। ठीक है, जिस चीज का नाम लिखा हुआ है उसी की आलूदगी को वो कहेंगे सॉइल। जमीन गंदी हो रही है, उसमें फर्टिलाइजर वगैरह मिल रहा है, उसको हमने सॉइल पोल्यूशन कह दिया। दूसरे नंबर पे पानी है, पानी के अंदर कोई जो है वो केमिकल्स वगैरह दाखिल हो रहे हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट दाखिल हो रहा है तो वाटर पोल्यूट हो रहा है। एयर के अंदर जो इंडस्ट्रीज का धुआं हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो रहे हैं, तो एयर पोल्यूट हो रही है। नॉइस को भी पहले पोल्यूशन की एग्जांपल नहीं समझा जाता था, बाद में इसको पोल्यूशन की एग्जांपल में डाल दिया गया कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया या सिटी एरिया जहां अगर आप शहर में मेन में रह रहे हैं और वहां पे शोर की आवाज आ रही है बार बार, तो ये भी एक किस्म की पोल्यूशन है, आलूदगी है। ये हमारे मतलब जो मेंटल लेवल है उसको इफेक्ट करती है ना, एक चीज आपको सुनाई दी जा रही है, शोर हो रहा है, तो नॉइस पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन, ये जिस तरह हमारे जो डिफरेंट रिएक्टर वगैरह काम कर रहे हैं, जो एटम बम वगैरह बनाते हैं, या डिफरेंट इंडस्ट्रियां काम कर रही हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे एनवायरनमेंट का गर्मी ज्यादा हो रही है, वह थर्मल पोल्यूशन में आ जाता है। और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, कोई जिस तरह रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो प्लांट्स हैं डिफरेंट किस्म के एटम बम वगैरह बनाने वाले, या आप ये सिर्फ अपने मोबाइल फोन वगैरह के लगा लें, तो इसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो रेडिएशंस भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, आल्दो वो हमें नजर नहीं आती लेकिन उसके इफेक्ट हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की पोल्यूशन हो गई, और जो चीजें ये पोल्यूशन काज करते हैं उसको हम पोल्यूटेंट्स कह देते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा कुछ पोल्यूटेंट जो हैं वो प्राइमरी होते हैं और कुछ जो हैं वो सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट में ये 3 चीजें आती हैं, CO2, SO2 और NO2। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 3 प्राइमरी पोल्यूटेंट है। अब MCQ में अगर इनके अलावा कोई और लफ्ज उसने डाला होगा तो वो आउट हो जाएगा। प्राइमरी पोल्यूटेंट का वो जब भी पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ये 3 प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं, जो इसके अलावा डाला होगा वो प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। और ये पोल्यूटेंट जब किसी और चीज के साथ मिल जाए, ठीक है, तो उसको जो है हम कह देते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जैसे स्मोग है, स्मोक और फोग मिलके ये बनाती है एसिड रेन है। सल्फर डाइऑक्साइड और पानी मिलके एसिड रेन बनाते हैं। ऊपर से बारिश होती है, बारिश के पानी में तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ पानी होता है, प्योर पानी। नीचे आ रहा है हवा में, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके साथ वो मिला, उसने सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। जब जमीन पे गिरा तो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म पे गिरा, इसलिए उसको हमने कह दिया एसिड रेन, तेजाबी बारिश। मौसम अगर एक जगह है वो पोल्यूट है, उधर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो ऊपर से जो बारिश जमीन पे गिर रही है वो आलूदगी काज करेगी, क्योंकि वो ऊपर हवा में मिक्स हुई, कुछ पानी का पोर्शन एसिड बन गया, नीचे गिरा, ठीक है, तो वो एसिड रेन हो गई। ये सेकेंडरी पोल्यूशन में आ जाता है कि वो मौजूद नहीं थी वहां पे रेन, रिएक्शन हुआ दो चीजों का आपस में,
ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी, बारिश के पानी का रिएक्शन हुआ तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना। ठीक है, इसी तरह स्मोग जिस तरह सर्दियों में मौजूद तो नहीं होती, वैसे तो कहीं से धुआं निकला, स्मोक आई, और फोग, धुंध, वो दोनों मिली तो एक नई चीज बन गई जिसको क्या कहा गया, स्मोग कहा गया। ठीक है, दो चीजों के मिलके बनने से नई चीज बन गई, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आ गया। और प्राइमरी पोल्यूटेंट वो हुआ जो खास उसी से रिलेटेड है, ये गैसेज एज इट इज निकलती हैं, नेचुरल, मतलब ये जो है शामिल है, ये कोई रिएक्शन की मदद से नहीं बन रही, तो उनको प्राइमरी पोल्यूटेंट कह देते हैं। ये पोल्यूशन से रिलेटेड हो गया। ये जो ये बेसिकली एनवायरमेंटल साइंस के जिन पोर्शन में से पेपर को वो टच करते हैं ना, वो पोर्शन का थोड़ा थोड़ा स्लाइडों की शक्ल में बना के जो है वो आप लोगों को बताया गया। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा आज के लेक्चर के बारे में, ये मैं आपको भेज देता हूँ। तो कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। वैसे तो इजी सा लेक्चर था, कोई इतनी हार्ड साइंस नहीं थी इसमें। क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लें, वरना मीटिंग तो खुद ही खत्म हो जानी। चलें, ठीक हो गया जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।